Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग एक और इंडियन इकोनॉमिक के वन शॉट वीडियो को लेकर आए हैं जिसमें पूरा चैप्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर करता हुआ एक एक टॉपिक कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर आपको इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर इसे एक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, चैप्टर का नाम है हमारा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इजी चैप्टर लगता है, लेकिन कई बार जब आप इजी चैप्टर्स में लिखने की बात करती हैं तब आपका जो मैटर होता है वो बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, इसकी वजह से आपको मार्किंग अच्छी नहीं मिलती है। तो बहुत जरूरी है कि आप इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन बल्कि और अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आप इनकी जनरल नॉलेज तो रखते ही हैं। जब आप इनकी और लिखने का किस तरीके से इसका मैटर हो सकता है और अच्छे तरीके से कर देंगे तो आपके मार्क्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एनवायरमेंट क्या है, तो अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए तो इट इज अ सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज विच सराउंड्स अस। तो सारे एक्सटर्नल फोर्सेज जो हमारे आसपास हैं उसमें आपके पास दो तरीके के एलिमेंट हैं। एक है आपके पास बायोटिक एलिमेंट, अबायोटिक एलिमेंट, यानी बर्ड्स, एनिमल, प्लांट, फॉरेस्ट दैट आर बायोटिक एलिमेंट, एंड एयर, वाटर, लैंड दैट इज अबायोटिक एलिमेंट्स। इन सबके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट एंड अबायोटिक एलिमेंट, ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं इट इज अ सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज विच सराउंड्स अस, तो विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट। अब बात करते हैं कि एनवायरमेंट क्या काम करता है। तो ये बात तो हर कोई जानता है कि एनवायरमेंट क्या काम करता है। एनवायरमेंट के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत सारी जनरल नॉलेज काम नहीं आती है, तब आपके पास ये जो आपने समझा हुआ है यही काम आता है। तो सबसे पहली बात तो आपको एनवायरमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए। इसके बिना आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्स की बात हो चाहे वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात हो। तो दोनों तरीके के रिसोर्सेज, वेदर इट इज फॉर प्रोडक्शन, वेदर इट इज फॉर कंजम्पशन, चाहे आपको खाने पीने के लिए चाहिए, फ्रूट्स के तौर पे, वेजिटेबल के तौर पर, वो भी आपको एनवायरमेंट देता है। आपको सांस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो भी आपको एनवायरमेंट देता है। वाटर एनवायरमेंट देता है। अगर आपको और तरीके के रिसोर्स चाहिए, प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो वो भी आपके पास जो है एनवायरमेंट के थ्रू ही आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाहे प्रोडक्शन की बात हो चाहे कंजम्पशन की बात हो, उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो आपके पास कहां से आते हैं, एनवायरमेंट से आते हैं। तो जो बेसिक एक्टिविटी किसी भी इकोनॉमी के अंदर होती है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, उस एक्टिविटी को सपोर्ट ही कौन करता है, एनवायरमेंट। विदाउट एनवायरमेंट आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो आप प्रोडक्शन और कंजम्पशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनवायरमेंट होता है वो एसिमुलेट कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है वेस्ट को। बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारे यहाँ पर, चाहे किसी भी तरीके के वेस्ट की बात करें, जैसे कि फैक्ट्री का वेस्ट है या फिर और हमारे घरों का वेस्ट है, वो सारा वेस्ट एनवायरमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर सोचिए कि बाहर ही बाहर नजर आ जाए तो कितना आपको अपने घरों के बाहर ही कूड़े का ढेर नजर आने लग जाए तो कैसा लगेगा। तो एनवायरमेंट इनको अपने अंदर समा भी लेता है। तो एनवायरमेंट का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इट एब्जॉर्ब्ड वेस्ट। इसके अलावा एनवायरमेंट के बिना लाइफ कहां से हो सकती है। आप देखिए जो भी ये आपके आसपास इर्द गिर्द जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, इसी की वजह से, चाहे वो एयर है, वाटर है, एवरीथिंग जो आपके आसपास है, ट्रीज हैं, इन्हीं की वजह से ह्यूमन बींग्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर आप नॉर्मल एनिमल्स, जो फॉरेस्ट एनिमल्स की बात करेंगे, सब तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स, एवरीबडी इज सर्वाइव जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट एश्योर करता है कि लाइफ सस्टेन करे। तो सबसे पहली बात तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिए आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। दूसरा, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेता है, यानी आपको खाने पीने का सामान भी देता है और उसके बाद जब आप वेस्ट प्रोड्यूस करते हो उस वेस्ट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा एनवायरमेंट के बिना लाइफ एज्यूम करना तो बहुत ही नामुमकिन है। सबसे इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड सीनिक ब्यूटी एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब भी आप देखे शहरों से तंग आ जाते हैं तो आप पहाड़ों की तरफ भागते हैं, तो क्या है ये जंगल, पेड़, नदी, ये सब चीजें आपको क्यों अच्छी लगती है, बिकॉज उनका अपना एक अलग सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो आपको फील होता है। कारें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये एक अलग चीज है, लेकिन जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको ब्यूटी से मिलता है, नेचुरल ब्यूटी से मिलता है, पेड़ों से, वाटर बॉडीज से, वो एक अलग ही है। आप अपने माइंड से पूछ के देखिए आप कितना अच्छा फील करते हैं ऐसी चीजों से। और ऑब्वियसली जो शहरों का क्वालिटी ऑफ लाइफ है और अब ऐसी जगहों का क्वालिटी ऑफ लाइफ कहेंगे जहां फुल ऑफ नेचर है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ हमसे बेटर होगा, हमें बीमारियां ज्यादा होंगी, पॉल्यूशन, ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो एनवायरमेंट है वो कितना ज्यादा यूजफुल है। अब कोविड के बाद तो बहुत सारे लोगों को महसूस होने लगा है
कि हम विलेजेस की तरफ जाएं या फिर इस तरफ जाएं जहां पर हमें फुल ऑफ एनवायरमेंट मिले, फुल ऑफ ऑक्सीजन मिले। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज या सम टोटल ऑफ बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट। फंक्शन के तौर पर ये हमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके बिना लाइफ एज्यूम करना नामुमकिन है। और लास्ट ये आपको सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लोगों का इंप्रूव करता है। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कैरिंग कैपेसिटी। इस पर बड़े तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कैरिंग कैपेसिटी, और इस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट ऑन करती हूँ। पहले तो आपको ये बताते हैं कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें दो चीजों के बारे में बात करी गई है। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बिलो जनरेशन। जिस तेजी से आपके पास रिसोर्स जनरेट होते हैं उससे कई ज्यादा तेजी से उनका एक्सट्रैक्शन होता है, उनको यूज किया जाता है, जो कि अलार्मिंग है, जो ध्यान देने वाला है, जो क्राइसिस को क्रिएट करेगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन। तो ये दो चीजें हैं कैरिंग कैपेसिटी को समझाते हुए कि भाई एनवायरमेंट की भी कुछ कैरिंग कैपेसिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि भाई एक काम करिए, आप ना आज 1 घंटे में ना 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, तो आप सर पकड़ लेंगे और आप कहेंगे मैम कुछ कैरिंग कैपेसिटी भी है मेरी कि मैं कितना कैरी कर सकता हूँ, बर्डन कितना कैरी हो सकता है। आप एक रिक्शा के अंदर अगर 15 लोगों को भर दे तो उसकी अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। सिमिलरली एनवायरमेंट कितना वेस्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, एनवायरमेंट कितना एक्सट्रैक्शन कर सकता है, जितना आपको अपनी जरूरतों के लिए निकालना है उसकी एक लिमिट है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। जब आप उससे बियॉन्ड एक्सट्रैक्शन करोगे, उससे बियॉन्ड वेस्टेज दोगे एनवायरमेंट को, तो ऑब्वियसली एनवायरमेंटल क्राइसिस आएंगे ही आएंगे। और यही वजह है कि बहुत सारे देशों में अब एनवायरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी हैं और गवर्नमेंट जो है उसको जो है स्ट्रिक्ट स्टेप्स एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है लेने पड़ रहे हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी में दो बातों का इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट थिंग, एनवायरमेंट में जिस तेजी से एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो बिलो होना चाहिए जनरेशन से, यानी जिस तेजी से रिसोर्सेज जनरेट होते हैं एक्सट्रैक्शन उससे तेजी से नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट, नहीं होना चाहिए पर वो हो रहा है। दूसरी चीज, जो वेस्ट का जनरेशन है वो एब्जॉर्प्शन के अंदर होना चाहिए। भाई कितना एनवायरमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करोगे तो वो बाहर पड़ा रहेगा और वो फिर हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। तो ये दो चीजें अगर पूरी हो जाएं तो आपका एनवायरमेंट जो है क्राइसिस नहीं क्रिएट होगा, एनवायरमेंट इनको अब्सॉर्ब कर लेगा। लेकिन जब ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं, यही लीड करता है एनवायरमेंटल क्राइसिस को, यही लीड करता है आपके पास एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब या तो क्वेश्चन कैरिंग कैपेसिटी पर आ सकता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, एक्सप्लेन हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर नेगेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स आर हाई। ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्लेन हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एनवायरमेंट को छोड़ रहे हो तो आपका फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, उससे आपकी जीडीपी बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है। जो आपका फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अभी आपने चूज करा हुआ है, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने छोड़ दिया। अब ट्रेडिशनल समय की तरफ जाएंगे, पुराने समय की तरफ जाएंगे तो वो नेचर के लवर होते थे, नेचर को बहुत पसंद करते थे। चिपको आंदोलन के बारे में आपको बताओ, लोग पेड़ नहीं काटने देते थे। आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को पसंद करते हैं, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको पसंद करते हैं। तो उसके लिए अगर पेड़ कटते हैं तो वो इतने ज्यादा कंसर्न नहीं रहते। ऐसा नहीं कहेंगे कि सभी कंसर्न ही रहते, बट मेजरली लोग कंसर्न नहीं रहते। तो उन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही और आपके पास इस ऑल्टरनेटिव को फॉरगोन कर दिया, यानी एनवायरमेंट को फॉरगोन कर दिया। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। आपका फर्स्ट बेस्ट ये बन गया और सेकंड बेस्ट ये बन गया। ये जो आपने एनवायरमेंट को छोड़ा है ना ऑन द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या ग्रोथ, इसी को कहा गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नेगेटिव एनवायरमेंट। तो क्वेश्चन में बहुत बार आपसे अलग अलग तरीके से एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंट इंपैक्ट्स आर हाई। अगर आप एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस ना देकर जीडीपी, ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दैट इज अ गुड, बट आप उसकी कॉस्ट पे मत दो। यही इस चैप्टर में एक दूसरा पर्सपेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आप एनवायरमेंट को हार्म करके डेवलपमेंट मत करो, डेवलपमेंट करो बट एनवायरमेंट को भी इंपॉर्टेंस दो। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने क्या मेंशन करना है कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई होगी। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाएंगे, सबसे पहली बात तो आपके पास एनवायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट होंगे, राइट, पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, एनवायरमेंटल जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो हेल्थ इश्यूज ज्यादा क्रिएट होंगे। अब गवर्नमेंट को हेल्थ एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, गवर्नमेंट को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए ये कोई खुशी की बात नहीं है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स या बहुत सारे पीएचसीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने, ये कंसर्न का विषय है क्योंकि इसका मतलब वहां पर बीमारियां बहुत ज्यादा हैं,
ये भी एक कंसर्न का विषय है। तो देखिए दूसरा पर्सपेक्टिव भी सोचना जरूरी है कि अगर मोर हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात है। एक अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि उस जगह पर बीमारियां बहुत ज्यादा है उस पर, हाँ ये बेसिक फैसिलिटी के तौर पर होना चाहिए ताकि अगर बीमारी हो तो उसका इलाज किया जा सके, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एनवायरमेंट को हार्म करेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होगा। एक्वेटिक एनिमल्स, जो नॉर्मल एनिमल्स हैं, दूसरे जो लैंड एनिमल्स हैं, सबका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। एनवायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट होंगे, सीजन पर इफेक्ट पड़ेगा, आप लोगों को, ह्यूमन बींग्स को और सबको अलग अलग तरीके की बीमारियों को फेस करना पड़ेगा। अब उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को हेल्थ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने का खर्चा करना पड़ेगा। तो देखिए दो खर्चों की बात हमने कही, एक तो उनको ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरीके से और ऑल्टरनेटिव, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव ढूंढे जाएं, उन पर गवर्नमेंट का पैसा खर्च होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को बल्कि एनवायरमेंट को छोड़ने की कॉस्ट ज्यादा ही पड़ रही है, किसी भी इकोनॉमी को उसको छोड़ने की कॉस्ट ज्यादा ही पड़ रही है। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन सर्चिंग न्यू ऑल्टरनेटिव्स और हेल्थ एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हैं वो आपके पास हाई हो गई कंपैरेटिवली जो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन से बेनिफिट हो रहा है। तो बेनिफिट इज लेस एंड कॉस्ट इज हाई, तो क्या फायदा एनवायरमेंट को हार्म कर, यही आपको नेक्स्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी समझाएगा। तो आई होप दैट क्वेश्चन इज क्लियर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आता है रीजन क्या है और फैक्टर्स क्या है एनवायरमेंटल क्राइसिस की। तो सबसे पहला रीजन राइजिंग पॉपुलेशन ही दिया जाता है किसी भी कंट्री में, क्योंकि यही वजह है कि आप रिसोर्सेज को उनकी जनरेशन से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वेस्टेज भी जितना एब्जॉर्ब कर सकता है एनवायरमेंट उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन राइजिंग पॉपुलेशन हर चीज का रीजन है, तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल मैकेनिज्म करा जाए। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन, जो कि अर्बन एरियाज में मेनली व्हीकल की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, आप लोग जानते ही हैं दिल्ली, मुंबई, इन सब जगहों पर व्हीकल्स का जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहां पर यही सजेशन दिया जाए कि लोगों को एनकरेज करा जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जाए, दिल्ली मेट्रो या और तरीके की चीजें, तो इन ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जाए सो दैट जो पॉल्यूशन है और जो ट्रैफिक है वो कम से कम किया जाए। तो एयर पॉल्यूशन दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है एनवायरमेंट का। अगर इंडिया के एनवायरमेंटल कंसर्न आ जाए तब भी यही है, किसी भी कंट्री के एनवायरमेंटल कंसर्न बेसिकली यही है। तो राइजिंग पॉपुलेशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन मतलब वाटर पॉल्यूशन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपको पता है जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो वाटर बॉडीज में बहा देती हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो काफी डिस्ट्रॉय होती है। इसके अलावा जो पानी है घरों में, खासतौर पर रूरल एरियाज में, तो उन्हीं पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, तो दैट इज वेरी अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, लेकिन वो उसी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके पास, हमने पढ़ा इससे पहले वाले चैप्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनके पास पीने का पानी की सुविधा सिर्फ 24% है। हमारे पूरे रूरल एरियाज में सिर्फ 24% लोग ही टैप वाटर को यूज कर पाते हैं, ज्यादातर शहरी इलाकों में ही आपके पास टैप वाटर अवेलेबल है। तो तीन हमने चीजें पढ़ी, राइजिंग पॉपुलेशन, एयर पॉल्यूशन जिसमें आप व्हीकल अर्बन एरियाज में जरूर मेंशन करेंगे, इसके अलावा वाटर कंटेमिनेशन जिसमें जो इंडस्ट्रीज है वो अपना जो टॉक्सिक पार्ट है वाटर बॉडीज में बहा देती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ को बहुत ज्यादा हार्म पहुंच रहा है और वहां के लोगों के लिए वो अनसुटेबल है ड्रिंकिंग के लिए। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि अवेयरनेस लोगों में नहीं है बिकॉज ऑफ इलिटरेसी और इग्नोरेंस। बहुत इग्नोरेंट लोग हैं और पढ़े लिखे ना होने का भी इम्पैक्ट इन चीजों पर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गांव में जो लोग होते हैं वो जो वाटर बॉडीज होती है वहीं पर कपड़े धो देते हैं, वहीं पर अपने एनिमल्स को भी नहला देते हैं, तो वही पानी फिर वो पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो दिस इज व्हाट कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है जो उन लोगों में अगर पहुंचाई जाए तो डेफिनेटली वहां के लोगों को बीमारियों से, जो पानी की बीमारियों की वजह, वाटर की जो गंदा पानी पीने की वजह से जो बीमारियों की वजह से जो मौतें होती हैं उनको कम किया जा सकता है। तो इसमें तीन एस्पेक्ट को मेंशन करा गया, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा इश्यू है। तो ओवर यूज क्या है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, सॉइल पर आप ओवर ग्रेजिंग कराते हो या फिर आजकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है फसलों को उगाने के लिए, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप का कंसेप्ट बहुत ज्यादा फेमस हो गया कि भाई उगाओ और बेचो, पैसा कमाओ। तो ये जो कंसेप्ट है इसकी वजह से लैंड जो है काफी डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ रही है, तो ओवर यूज हो रहा है लैंड का। डिफॉरेस्टेशन भी इसका एक एग्जाम्पल है। मिस यूज की अगर बात करी जाए तो ओजोन डिप्लीशन और वाटर पॉल्यूशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप उसका मिस यूज कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास है हम उनका सही तरीके इस्तेमाल नहीं करते, वेस्टेज बहुत ज्यादा करते हैं, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास है उनका हम सही तरीके से यूज नहीं करते। इसका सबसे बड़ा कारण है इग्नोरेंस या फिर इलिटरेसी। तो ये चार अभी हमने पॉइंट पढ़े, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और राइजिंग पॉपुलेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट ओवर यूज, मिस यूज एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज।
इसके अलावा क्या है, एफिलेंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड, ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास तौर पर अर्बन एरियाज में जो पॉल्यूशन है, अर्बन एरियाज में जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों का कंजम्पशन पैटर्न बदल गया है। भाई हम लोगों को जो है कहीं ना कहीं प्लास्टिक बैग्स में सामान लेकर आना है, जितने अट्रैक्टिव प्लास्टिक बैग्स होंगे, खाने का जो हमें डिस्पोजेबल प्लेट्स चाहिए, जो हमारा खाने का पैटर्न है, पैकिंग में हमको सामान चाहिए, इसकी वजह से अब आप देखिए जितना भी जोमैटो स्विगी से सामान आता है वो सब पैकेट्स में आता है, वो पैकेट्स फिर वेस्ट होते हैं, वो सब जो हमारा एक कंजम्पशन पैटर्न बदल गया है उसकी वजह से भी। अब देखिए हम लोगों को ऐसा हुआ करता था पहले एक सीजन में एक ही तरीके के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिला करते थे, अब आपको एक्स्ट्रा जो सीजन नहीं भी होता तो उसके अलावा भी आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, क्योंकि उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, उनकी पैकिंग इस तरीके से करी जाती है। हम पैक्ड फूड बहुत खाना पसंद करते हैं जो कि प्लास्टिक पैकेट्स में ज्यादातर पैक करे जाते हैं। तो जो कंजम्पशन पैटर्न लोगों का बदला है, खास तौर पर अगर आप शहरी इलाकों की बात करेंगे, अर्बन सेमी अर्बन एरियाज की बात करेंगे, ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है एनवायरमेंटल को पॉल्यूट करने के लिए। आप कहीं भी जाके देखिए प्लास्टिक बैग आपको गांव में कम, शहरों में ज्यादा मिलेंगे, चाहे वो कैरी बैग्स के तौर पर हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आपके पास हो। अगर आप मिल्क की बात करेंगे तो मिल्क भी पैक्ड में आता है, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में बात करेंगे तो वो लोग जो डोलू जिसको कहा जाता है या फिर स्टील के जो बर्तन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो लोग कैरी करते हैं उन चीजों को, क्योंकि वो नुकसानदायक नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन पैटर्न, कंजम्पशन स्टैंडर्ड जो लोगों का बदला है और वो जिस तरीके के अब शिफ्ट कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ, वो मॉडर्नाइजेशन भी एनवायरमेंट को काफी हार्म पहुंचा रहा है। सिक्स्थ एंड इंपॉर्टेंट रीजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बढ़ावा देना, ये किसी भी देश की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जो प्राइमरी सेक्टर है उससे अकेले आप अपनी जीडीपी की ग्रोथ नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके लिए जरूरी है। बट हम यही सजेशन देते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, नो डाउट, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, देश की जीडीपी बढ़ेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी, बट दैट शुड नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। बट फिलहाल अभी यही हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है, उसके लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, वो लोग अपना जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो वाटर में बहा देते हैं, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जो उनसे धुआं निकलता है, गंदगी निकलती है, वो एयर पॉल्यूशन को फैलाता है। इसके अलावा वो अपने लिए जितना जरूरी उनको लगता है वो नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं। अब कई इंडस्ट्रीज है जो माइनिंग का काम करती हैं, वो जमीनों को खोद खोद कर, क्योंकि माइनिंग के बाद आपकी जमीनें बेकार हो जाती हैं, बंजर हो जाती हैं, तो ये अपने बेनिफिट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का काफी जो है वो डेप्रिसिएशन और डिप्लीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक रीजन हो गया। उसके अलावा सेवंथ हमारे पास है अर्बनाइजेशन, शहरों की तरफ बढ़ना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का। देखिए शहरों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि रूरल एरिया से जो लोग हैं वो ब्रेन ड्रेन करके अर्बन एरियाज में आ जाते हैं। वहां पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, रोड, उन पे प्रेशर इतना ज्यादा पड़ जाता है कि वो पॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है। देखिए मोर प्रेशर ऑन फार्मिंग लैंड्स। अब देखिए आप दिल्ली या फिर बॉम्बे के आसपास के शहरों में क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन रहती है तो खाने पीने की डिमांड भी ज्यादा है। उसके आसपास के इलाकों में जो रूरल एरियाज हैं जहां पे फसलों को उगाया जाता है वो उस शहरों की डिमांड पूरी करने के लिए और ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं उन लैंड्स का, जिसकी वजह से फार्मिंग लैंड पर एक्सेसिव प्रेशर दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज्यादा बर्डन डाला जाता है। अब आप देखिए ट्रेन वगैरह, ऐसा नहीं है कि अगर बॉम्बे की जो रियल कैपेसिटी है, दिल्ली की जो रियल कैपेसिटी है वो उसको बेयर कर सकता है, लेकिन क्योंकि वहां से काफी जगहों से लोग दिल्ली और बॉम्बे या बाकी शहरों की तरफ भागकर आ जाते हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना एक्सेस प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता और रिजल्ट होता है एनवायरमेंट नुकसान। ठीक है, इसके अलावा मैसिव डिफॉरेस्टेशन किया जाता है अर्बनाइजेशन के लिए, ऑब्वियस सी बात है, और ये इल हेल्थ को रिजल्ट देता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है पोचिंग, दैट मीन्स इलीगल कैप्चरिंग, किलिंग एंड हंटिंग एनिमल्स। ये भी इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब करता है। ये बात आपने शायद छोटी क्लास में साइंस में पढ़ी होगी कि अगर आप एनिमल को किल करते हैं तो उसे पूरा जो आपके पास बायोलॉजिकल बैलेंस है वो किस तरीके से खराब हो जाता है, एंटायर बैलेंस, एंटायर साइकिल विल डिस्टर्ब। तो जो ये पोचिंग है ये भी एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाती है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे अगर मान लीजिए एलिफेंट टीथ के लिए एलिफेंट की किलिंग करी जाती है, बहुत सारी चीजों के लिए टाइगर की किलिंग करी जाती है, बहुत सारे एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होने के बावजूद भी उनकी इलीगल जो कैप्चरिंग और किलिंग करी जाती है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, खास तौर पे बिजनेस पर्सपेक्टिव से, जिसको आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाने के लिए। इसके अलावा हमने ये वाला क्वेश्चन अभी आपके साथ डिस्कस किया, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एनसीईआरटी में 2-3 बार घूम के आया हुआ है, तो उसको जरूर करके जाइएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंट आर हाई, यानी अगर एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाएंगे तो उसमें आपको बेनिफिट की बजाय जो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो ना एनवायरमेंट को अपनी ग्रोथ के
के लिए, तो आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। यही एनवायरमेंटल क्राइसिस लेकर आएगा, आपके सीजन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अभी अब देखिए कितनी ज्यादा दिल्ली में गर्मी पड़ रही है, क्या है ये सब चीजें एनवायरमेंटल क्राइसिस का ही आपके पास क्लू है, जिसके लिए हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इको फ्रेंडली मेजर ढूंढने पड़ते हैं, हेल्थ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा होगा, ऑल्टरनेटिव ढूंढने का खर्चा, हेल्थ एक्सपेंडिचर का जो खर्चा, ये जो कॉस्ट पड़ेगी ना गवर्नमेंट को, किसी भी इकोनॉमी को, दैट इज हाई कंपैरेटिव। जो बेनिफिट इकोनॉमी को होंगे उसका कॉस्ट कंपैरेटिवली आपको क्या पड़ेगा, हाई पड़ेगा। तो हमने क्या क्या रीजन पढ़े। अगर आप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करें, एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात करें, तो राइजिंग पॉपुलेशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इलिटरेसी, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोचिंग और जो स्टैंडर्ड्स, कंजम्पशन स्टैंडर्ड जो है वो बदल गए हैं, वो बहुत बड़ा कारण है अपने देश में इस तरीके के एनवायरमेंटल क्राइसिस को देखने के लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, वो भी आपके पास एनवायरमेंटल क्राइसिस है। देखिए ये भी एनवायरमेंटल क्राइसिस है, लेकिन इनको अलग तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी, क्योंकि इसे टॉपिक अलग से मेंशन है, तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर्स ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड ओशंस। दिल्ली इज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं। और भी शहरों में, दिल्ली के आसपास के भी बहुत सारे जो टेम्परेचर है वो 40+ जा रहा है। तो दैट मीन्स नथिंग बट द ग्लोबल वार्मिंग। तो इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड ओशंस। कारण क्या है इसके? बहुत सारे लोग ग्लोबल वार्मिंग के जो रीजंस है वो जानते हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल प्रोडक्ट्स, चाहे वो व्हीकल्स की बात करी जाए या वो इंडस्ट्रीज में बात करी जाए, कहीं पे भी जो ये पेट्रोल, कोल प्रोडक्ट्स बर्न किए जाते हैं, पेड़ों का कट जाना, एनिमल वेस्ट से जो मेथेन गैस जो निकलती है, इसके अलावा जो कैटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, ये कुछ रीजंस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रहे हैं, आपके पास इंक्रीज कर रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या है? देखिए इफेक्ट बहुत ही हार्मफुल है। जो आइज है वो मेल्ट हो रही हैं, जिससे जो वाटर लेवल होता है वो बढ़ जाता है और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ने के चांसेस हो गए हैं। लोगों को बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारियां, इस तरीके की बीमारियों को फेस करना पड़ रहा है। सीजन जो है वो चेंज हो गए हैं, सीजन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बदल गया है। जो एनिमल्स हैं, खासतौर पर देखिए जो पोलर बियर है, जो कि रहता ही ठंडे इलाकों में है, उस पर कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये है आपके पास ग्लोबल वार्मिंग। इसी तरीके से ओजोन डिप्लीशन। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये सब पता ही होगा, बस हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से वहां पर लिख सके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम में लिखने जाते हैं तो कुछ पॉइंट्स ध्यान नहीं रहते। तो हमारा पर्पस ये है कि आप सारे पॉइंट्स एक बार ध्यान में रखकर चले जाए। ओजोन डिप्लीशन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर फोर्सेज। जो क्लोरीन निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से और अदर फोर्सेज से, उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है जो आपको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, जो कि सन से आपके पास अल्ट्रा वायरस रेज आती है, उनसे जो प्रोटेक्ट करती है लेयर, वो लेयर जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसे कहा गया है ओजोन डिप्लीशन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर जो ये अदर फोर्सेज हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान कर रहे हैं, वो कौन से हैं? तो सबसे पहली बात, जो हमारे घरों में एसी, रेफ्रिजरेटर वगैरह है, इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो निकलती हैं, उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है ओजोन लेयर को। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनके अंदर ब्रोमो फ्लोरोकार्बन्स और एरोसिन प्रोपेलेंट्स, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ओजोन लेयर को नुकसान कर रहे हैं। तो आप देखिए जनरल यूज में हम इन चीजों को लाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें, दैट इज अ नीड ऑफ द आवर कि भाई हमें चाहिए। और एसी, रेफ्रिजरेटर भी आजकल बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है, हर घर में मोस्ट प्रॉब्ली आपको एसी, रेफ्रिजरेटर नजर आएगा। तो इनसे निकलने वाली जो गैसेज हैं वो आपके पास ओजोन को काफी नुकसान पहुंचा रही हैं, और इसका नुकसान हमें ही पहुंच रहा है। तो ये आपको ह्यूमन बींग्स में स्किन कैंसर जैसी बीमारियां, आजकल आप देखिए कैंसर को लेकर कितना ज्यादा कंसर्न बढ़ चुका है। स्किन कैंसर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है ह्यूमन बींग्स में। जब यूवी रेज डायरेक्टली जो है रिवर बॉडीज या फिर वाटर बॉडीज पर जाएंगी तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पर भी वो काफी इफेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा जो टेरेस्टोरियल प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ पे भी काफी फर्क पड़ता है। तो आपके पास इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब वर्ल्ड लेवल पर इसे देखा गया कि ओजोन डिप्लीशन कितना बड़ा खतरा हो सकता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी वर्ल्ड के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, तो इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी करी गई जिसको बोला गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ट्रीटी, हिस्टोरिकल ट्रीटी बाय यूनाइटेड नेशन मेंबर्स, जिसमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए साइन करा गया मेंबर कंट्रीज के द्वारा, जिसमें इंडिया ने भी आपके पास 1992 में साइन करा, जिसमें यही एग्री करा गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रोडक्शन है उसको बिल्कुल फ्रीज कर दिया जाए, बिकॉज एनवायरमेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने साइन किया। इसका मेन पर्पस यही था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन को बचाया जाए और उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे पूरे तरीके से रोक लगा दी जाए। इंडिया भी इस ट्रीटी का हिस्सा बन
बन चुका है 1992 में। अगर अब बात करी जाए कि इंडिया के एनवायरनमेंट के क्या हालात हैं, तो कुछ चीजें हमारे यहाँ देखिए, इंडिया का एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब अगर आपकी सराउंडिंग्स की बात करी जाए तो आपके पास रिच ऑफ मेनी थिंग, इंडिया के पास बहुत अच्छी सॉइल, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम बहुत रिच हैं, और अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो शायद हमारे देश के लिए वो बहुत ही बेनिफिट वाली बात हो। जैसे कि अगर आप ब्लैक सॉइल की बात करेंगे जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है, वो हमारे देश में अबंडेंट है। ठीक है, इंडिगो गैंगटिक प्लांट्स हैं जो सबसे फर्टाइल लैंड कहलाते हैं आपके पास। आयरन ओरी, नेचुरल गैसेस, इनका भी लार्ज डिपॉजिट है हमारी कंट्री में। अगर आप कॉपर, डायमंड, गोल्ड, लेड, जिंक वगैरह की बात करेंगे तो ये भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में अवेलेबल है। यानी हमारा देश एनवायरमेंट के डिफरेंट रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, जिसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचाया जा सकता है, उनको भी उसका बेनिफिट दिया जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो भी आपके पास एनसीईआरटी में 2-3 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। सबसे पहले तो ये लिखा गया है कि जो इंडिया एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसने एक डिक्टोमी क्रिएट करी है। डिक्टोमी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करा है। तो देखिए, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को दो पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है और दोनों बड़े कंट्रास्ट व्यू हैं। मतलब एक तरफ कहा जाता है जो पॉवर्टी है या जो पुअर पीपल हैं वो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप देखिए पेड़ों को काटा जाता है, ठीक है ना, वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट ज्यादा करते हैं। तो एक तरफ ये बोला गया पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल हार्म, दूसरी तरफ ये बोला गया बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट व्यू में जो रिच हैं, जो हायर डिमांड है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंप्रूव हो रहा है, जो कि अभी हमने बात भी करी थी कि लोगों का जो पैटर्न है, खाने पीने का जो पैटर्न है, कंजम्पशन पैटर्न है, रहने का जो पैटर्न है वो बदल गया है। एसी चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, आना जाना एसी में चाहिए, डिस्पोजेबल चीजें चाहिए, प्लास्टिक बैग्स में है, तो जो खाने पीने का पैटर्न उनका बदल गया है। यानी रिच लोग वो एनवायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट करे। तो बिल्कुल ही अपोजिट व्यू है कि आपके पास दोनों ही चीजें, यानी हमारे देश में जो इनइक्विटीज है, इनइक्वालिटी है, दैट इज द कॉज ऑफ मोर एनवायरमेंटल हार्म, क्योंकि जो ज्यादा पुअर हैं वो भी एनवायरमेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और जो रिच हैं क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल गया है वो भी एनवायरमेंट का एक्स्ट्रा जो है प्रेशर पुट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो दोनों की वजह से, दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, इसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है ज्यादा क्रिएट हो रही है, और इसी को डिक्टोमी कहा गया, यानी कॉन्ट्रास्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, कि एक तरफ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो पॉवर्टी है वो रिस्पॉन्सिबल है एनवायरमेंटल हार्म के लिए, वो गंदगी फैलाते हैं, वो वाटर बॉडीज को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ कहा गया जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल रहा है, लोगों की जो डिमांड बदल रही है, इसकी वजह से इंडस्ट्रीज खुल रही है, और इंडस्ट्रीज खुलने की वजह से एनवायरमेंट हार्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पर्सपेक्टिव अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये दोनों अपनी जगह कॉन्ट्रास्ट पर्सपेक्टिव शो करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है, चैलेंजेस क्या है इंडिया में। तो वही है वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, कुछ और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट मेजर कंसर्न क्या है, मेजर चैलेंजेस क्या है जो अपने इंडिया को फेस करना पड़ रहा है एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहला है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? जो क्वालिटी ऑफ सॉइल होती है जब वो डिक्लाइन हो जाती है उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। जब उसमें वेजिटेशन जो कंडीशन है, जो वेजिटेबल्स उगाने की जो कंडीशन है, जो वाटर है उसका लेवल काफी खराब हो जाता है। तो क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर लेवल डिक्लाइन होना या वेजिटेशन जो कंडीशन है उसकी खराब होना, उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। कारण क्या है? पेड़ों का ज्यादा काटा जाना, उनमें ओवर ग्रेजिंग कराना, यानी उनमें जो जगह होती है जहां पर ग्रेज कराया जाता है जानवरों को, तो वो ओवर आपके पास बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। देखिए, हमने ये पहले भी पढ़ा है सोशल स्टडीज वगैरह में कि अच्छी जमीन की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि आज इस साल अगर ये क्रॉप उगाई गई या इस सीजन अगर ये क्रॉप उगाई गई तो अगले साल कोई और जो है फसल आपको उगानी चाहिए। क्रॉप को रोटेट करते रहना चाहिए सो दैट जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खत्म ना हो। बट आज के टाइम में कमर्शियल क्रॉपिंग के टाइम पे ये जो क्रॉप रोटेशन की मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट नहीं करी जा रही, सिर्फ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव देखकर क्रॉप्स की जो है प्रोडक्शन या फिर जो उपजाना है उसको करा जा रहा है। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बहुत बड़ा रीजन होता है। यहाँ उगाकर उस जमीन को छोड़ दिया जाए, बंजर छोड़ दिया जाए, फिर दूसरी जगह उगा लिया जाए। इस तरीके से जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, एक जगह उगाकर छोड़ दिया फिर दूसरी जगह चले गई, दूसरी जगह छोड़ दिया, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। तो सबसे पहला कंसर्न, लैंड की क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है, उसको हमें ध्यान देने की जरूरत है, गवर्नमेंट को इसको लेकर स्टेप्स उठाने जरूरी है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिफॉरेस्टेशन, जिसका मतलब होता है परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स।
ठीक है, ये आपको पता ही है कि काफी जगहों पर हो रहा है, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स भी चले। सबसे पहले चिपको मूवमेंट चला, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। उसी से प्रभावित होकर या इफेक्टिव होकर एपिको मूवमेंट, ध्यान रखिएगा, चिपको मूवमेंट तो सबने सुना है, एपिको मूवमेंट जब सुनते हैं तो बच्चे कहते हैं शायद क्वेश्चन में गलत लिख दिया होगा। तो ये क्वेश्चन में गलत नहीं है, ये एक नया मूवमेंट चला था एपिको मूवमेंट, जो कि चिपको मूवमेंट से ही आपके पास कहीं ना कहीं मोटिवेशन उन्होंने लिया था। और एपिको का मतलब हग होता है। कर्नाटका में ये मूवमेंट चला था और 12,000 ट्रीज को इस मूवमेंट के तहत जो है वो कटने से बचाया गया था। तो बहुत सारे मूवमेंट्स जो है लोग अपनी तरफ से चलाते हैं, लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इन चीजों पर कहीं ना कहीं हावी हो जाता है। इसके अलावा थर्ड है सॉइल इरोजन, जो ऊपर का सरफेस होता है, जो कि फर्टाइल सरफेस होता है सॉइल किसी भी लैंड का, जब बहुत तेज पानी या बारिश होती है या फ्लड होती है, जब वो बह जाता है तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो कई जगह पर ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न का विषय है। अभी भी आप देख सकते हैं आसाम है, बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पर सॉइल इरोजन की वजह से काफी फसलें भी बर्बाद हो जाती है और लैंड भी जो है वो अनफर्टाइल आपके पास हो जाते हैं। इसके अलावा एक और मेजर कंसर्न है बायोडाइवर्सिटी लॉस। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? हमारे पास जो वैरायटी ऑफ लाइफ है, चाहे आप डिफरेंट प्लांट्स की बात करें, फ्लोरा फना की बात करें, बैक्टीरिया, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग, जितने तरीके की आपके पास डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, फुल ऑफ डाइवर्सिटी। लेकिन वो डाइवर्सिटी धीरे 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 क्या होती जा रही है? लॉस्ट होती जा रही है। तो उसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है, एक मेजर फैक्टर है एनवायरमेंटल पर, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो वाटर बॉडीज में जाते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को भी नुकसान होता है। हमारे पीने के पानी में भी जो उसकी क्वालिटी है वो खराब होती है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, जितने लोग शायद वॉर में नहीं मारे जाते, उतना गंदा पानी पीने से लोगों की मौतें होती हैं हर कंट्री में मोर और लेस। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन की अगर बात करी जाए तो जो आपके पास एयर के अंदर स्मोक है, डस्ट है, जो कि ह्यूमन बीइंग और एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, उसको एयर पॉल्यूशन कहा जाता है, जिसके कई मेजर फैक्टर्स हैं। फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का बचाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। तो गवर्नमेंट को स्टेप्स उठा भी रही है इस चीजों को लेकर, बट और ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप उठाने की जरूरत है, सो दैट हम अपने एनवायरमेंट को और जो है तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। तो जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कई मेजर्स भी लिए गए, जिसमें से कुछ है जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करा जाए, या करना भी चाहिए, जैसे दिल्ली मेट्रो वगैरह वगैरह, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, मेट्रो, इन चीजों का इस्तेमाल करा जाए रादर देन पर्सनल व्हीकल्स का। उससे पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। क्लीनर जो फ्यूल्स है उनका इस्तेमाल करा जाए। अगर गाड़ियों की बात करी जाए, पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी का इस्तेमाल करा जाए। घरों में भी जो हाउस होल्ड है उनमें भी क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल करा जाए। फायरवुड की बजाय एलपीजी का इस्तेमाल करा जाए। क्लीनर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करा जाए, जिससे आप और ज्यादा अच्छे तरीके से एयर को अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत जरूरत है कि एक मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए जो इन एयर पॉल्यूशन फैलाने वालों को कंट्रोल कर सके और इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। और इसी वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है हर स्टेट में इस्टेब्लिश्ड है, और इन पर आपका क्वेश्चन जरूर आ सकता है। पेपर में ध्यान से पढ़ के जाइएगा, बिकॉज दिस इज अ मॉनिटरिंग बॉडीज जो कंट्रोल करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में फैक्ट्रीज में सर्विस करती हैं, तो इनके फंक्शंस भी जानते हैं। तो सबसे पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द गवर्नमेंट सेटअप सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड इन 1974। ये तो एक कंट्री का मेन बोर्ड हो गया, लेकिन अलग अलग स्टेट में भी बोर्ड है। तो मेन आपका बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, जो कि पूरी कंट्री के पॉल्यूशन पर, डिफरेंट पॉल्यूशन पर कंट्रोल करता है, एनवायरमेंट को ध्यान देता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? तो ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर ट्रेड एफिलेंट्स एंड एमिशंस, यानी जितने भी बिजनेसेस होते हैं उसमें से जो पॉल्यूटेंट निकलेगा उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, कितना पॉल्यूटेंट अलाउड है, कैसे उसका डिस्पोज करना चाहिए, उसको लेकर स्टैंडर्ड तय करती हैं ये स्टेट बोर्ड्स और सेंट्रल बोर्ड। इसके अलावा जब जरूरत लगती है तो इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पॉल्यूशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन की इन्वेस्टिगेशन होती हैं, उनको लेकर डेटा कलेक्ट करा जाता है और उस डेटा को शेयर भी करा जाता है। इसके अलावा असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट को समय समय पर कि किस तरीके से जो डिफरेंट पॉल्यूशन हमारी कंट्री में उनमें कंट्रोल मैकेनिज्म बिठाया जा सके। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करे जाते हैं लोगों के लिए, ताकि लोगों में, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई जाए। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में जो सबसे बड़ा लूप होल है वो ये है कि पब्लिक सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अवेयरनेस जो है सबसे जरूरी चीज है। तो सबसे पहली बात स्टैंडर्ड तय करते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जब जरूरी लगता है इन्वेस्टिगेट करते हैं, मास प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो फैलाते हैं, एयर क्वालिटी रेगुलेट करते हैं इंडस्ट्रीज में कि एयर क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, किस स्टैंडर्ड तक ही आप पॉल्यूशन फैला सकते हैं, कितना आपको करना चाहिए, से ज्यादा होगा तो पेनल्टी क्या होंगी, वो ये सब स्टेट बोर्ड तय करते हैं। मॉनिटर क्वालिटी ऑफ वाटर इन वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडीज में क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है वो भी देखा जाता है, उसका भी कंट्रोल मैकेनिज्म करते हैं ये लोग। रिसर्च वगैरह भी करते हैं, कई बार स्पॉन्सर रिसर्च होती है, गवर्नमेंट इनको पैसा देती है कि आप रिसर्च करिए डिफरेंट
पॉल्यूशंस जाके चेक करिए किस लेवल पे पॉल्यूशंस हैं। तभी तो आपको देखिए रेगुलर न्यूज में रिपोर्ट भी मिल जाती है कि वाटर पॉल्यूशन इतना है या फिर एयर पॉल्यूशन इतना है, एयर में इतना ज्यादा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब चीजें हो गई। तो ये सब स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, मतलब ये बोर्ड तो करते ही करते हैं ये पॉल्यूशन सर्वेज और रिसर्च। इसके अलावा जो प्राइवेट बॉडीज हैं वो भी ये पॉल्यूशन पर डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज हैं जो इन पे काम करती हैं, वो भी जो रिसर्च है पॉल्यूशन पर करती रहती हैं। उनका डेटा भी ये लोग कभी कभी अपने पास जरूर यूज करते हैं। और स्टेट बोर्ड जो अलग अलग स्टेट में है वो पीरियोडिकली इंस्पेक्ट करते हैं एवरी इंडस्ट्रीज अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, जो भी उनके जुरिस्डिक्शन में पड़ती हैं उन इंडस्ट्रीज को पीरियोडिकली ये लोग जो है जाकर अपनी तरफ से चेक करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टैंडर्ड तय करते हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट को गाइडेंस देते हैं कि पॉल्यूशन को कैसे कलेक्ट करा जाए, डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूशन की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मास प्रोग्राम्स चलाते हैं अवेयरनेस के लिए, एयर क्वालिटी पर ध्यान देते हैं कि एयर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वाटर क्वालिटीज वाटर बॉडीज में क्या होनी चाहिए उस पर ध्यान देते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा जो स्टेट बोर्ड हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज उनके जुरिस्डिक्शन में पड़ती हैं, उनमें भी समय समय पर कंट्रोल जो है, इंस्पेक्शन जो है वो करते रहते हैं। इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्या है, एनवायरमेंट को हार्म क्या पहुंचा। लेकिन अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट कहता है कि भाई देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, डेवलपमेंट करो, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट प्लीज। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि डेवलपमेंट बैलेंस्ड होनी चाहिए। डेवलपमेंट में एक पहिया ऊपर रखकर, यानी आप एनवायरमेंट को नीचे कर दें और अपना जो एक पोर्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ उसको ऊपर रखेंगे, तो ये बैलेंस डेवलपमेंट नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस बैलेंस डेवलपमेंट, और बैलेंस डेवलपमेंट तभी होगी जब आप उसको एनवायरमेंट की कॉस्ट पे ना करें। तो इट रेफर टू डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट द प्रेजेंट जनरेशन नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड्स, यानी फ्यूचर जनरेशन को भी उनकी जरूरतों की चीजें जो है मिल सकें, उनको आप सेक्रीफाइस ना करें। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एक और डेफिनेशन अब इसमें दे सकते हैं, इट रेफर टू डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या तरीके हैं जिससे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उपाय बताना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि लोग कहते हैं, आप कह तो रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर उसे कैसे किया जा सकता है। तो बहुत जरूरी है कि रिन्यूएबल रिसोर्स, ध्यान से सुनिएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है जो बार बार आ सकते हैं, लेकिन उनका भी सही यूज करना जरूरी है। इम्प्रॉपर यूज क्यों करें, उनका ओवर यूज क्यों करें। माना ट्रीज, एयर ये अबंडेंट हैं, लेकिन इनका अगर आप गलत यूज करेंगे तो फिर ये भी तो नुकसान करेगा ना एनवायरमेंट को। तो बहुत जरूरी चीज है कि जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, बेशक वो अबंडेंट है, लेकिन उनका सही यूज, रिस्ट्रिक्टेड यूज करना जरूरी है, तभी आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आएगा। दूसरा, कोशिश करी जाए कि जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इनका ज्यादा इस्तेमाल करा जाए, जो कि हमें नेचर से अबंडेंट क्वांटिटी में पहले से मिली है, ठीक है, जिन्हें हम प्राइमरी सोर्स भी कहते हैं, जो मिला है उससे हम सेकेंडरी सोर्स बनाए तो बहुत ही बेटर होगा। हमने बताया था आपको, प्राइमरी सोर्स होता है जो गिफ्ट ऑफ गॉड है, जैसे एयर, वाटर, और जब आप उस रिसोर्स का इस्तेमाल अपने लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर लेते हैं कोल से या फिर वाटर से, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिसोर्स। तो सबसे पहले उसने कहा नॉन कन्वेंशनल सोर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करो, रिन्यूएबल रिसोर्स का कम कोशिश करो इस्तेमाल करें, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल का भी बहुत कम इस्तेमाल करो, वो भी है आपके पास। क्लीनर फ्यूल्स इस्तेमाल करो, चाहे वो घरों की बात हो, हाउस होल्ड में आप एलपीजी का इस्तेमाल करो, और जो आपके पास गाड़ियां हैं, व्हीकल है, उसमें सीएनजी का इस्तेमाल करो। सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होनी चाहिए जो समय समय पर इन इंडस्ट्रीज को चेक बना के रखे इनके ऊपर, ताकि जो गलत करते हैं उनको पेनल्टी लगाई जाए, उन पर पनिशमेंट करी जाए, जिसके लिए भी हमने पढ़ा। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं आपके पास, वो स्टैब्लिश करे गए हैं अलग अलग स्टेट्स में। मैनेजमेंट होनी चाहिए हजार्डियस वेस्ट की, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट हो, किस तरीके से सही जगह पर डिस्पोज किया जाए, सो दैट वो एक्वेटिक एनिमल्स या फिर जो एनवायरमेंट है उसको हार्म ना पहुंचाए। एनवायरमेंट को लेकर एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल जो सबसे जरूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण है किसी भी देश के एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाने के लिए। 8वां पॉइंट है आपके पास बायोपेस्ट। आज आपको पता है कि जो कमर्शियल क्रॉपिंग हो रही है उसकी वजह से पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, ताकि फसलों को जल्दी से जल्दी उगाया जाए, और इसकी वजह से जो हम लोग खाते हैं, वेजिटेबल्स हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, वो आधे से ज्यादा केमिकल्स और पेस्टिसाइड से भरे हुए होते हैं। तो वो आपकी बॉडी में भी नुकसान कर रहे हैं, जमीन को भी नुकसान कर रहे हैं, तो इन पर भी कंट्रोल बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ट्रेडिशनल टेक्निक की तरफ से फिर से बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले आप देखेंगे इको फ्रेंडली प्रैक्टिस होती थी, वो लोग एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा प्यार करा करते थे, लेकिन आज के टाइम में जो मॉडर्नाइजेशन का समय है उसमें ट्रेडिशनल टेक्निक कहीं खो गई है, और इको फ्रेंडली तरीके जो है वही आपके लिए बेनिफिट है। ये लोगों को समझ में आ चुका है, लेकिन अभी भी लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अपना नहीं पाए हैं, जो कि बहुत बड़ी जरूरत है। इसके अलावा रिसाइकलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि उन्हीं चीजों को दोबारा से इस्तेमाल करा जा सके।
प्लास्टिक बैग्स वगैरह को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हमें जनरल पता है कि हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें सो दैट हमारा एनवायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हमें खुद से नॉलेज है। अब एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको कहा कि बार बार एनसीईआरटी में घूम फिरा कर आया हुआ है, रेलिवेंस ऑफ इंटर जनरेशन इक्विटी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कहा कि हमारे देश में जो इनइक्विटी है, पुअर और रिच की जो खाई है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है एनवायरमेंट को हार्म करने का। जो पुअर लोग हैं उनको अपने रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज के लिए एनवायरमेंट के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड है, तो वो एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वाटर बॉडीज पर वो कपड़े धोते हैं, वहीं पे नहाते हैं, अपने जानवरों को नहलाते हैं, वही वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो रिच लोग हैं उनका खाने पीने का स्टैंडर्ड बदल गया है, जिसकी वजह से वो बहुत तरीके की चीजों की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज खुल रही है उनके लिए। और जब इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो वो नुकसान करती है पूरे एनवायरमेंट को। तो ये जो पुअर और रिच है, जो कि डिक्टोमी है, बड़ा कॉन्ट्रास्ट पर्सपेक्टिव है, पर ये दोनों जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, पुअर और रिच वेल्थ, ये दोनों ही एनवायरमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो ये था आपके पास फुल चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।